अक्षरपुरी गांव में मंगरू अपनी माँ माया के साथ रहा करता था। इस गांव में हड्डियों से जुड़ी दिक्कतें हर इंसान को थी, मानो ये अब पुश्तैनी देन हो गई हो। आज मंगरू अपनी 60 वर्षीय माँ को व्हील चेयर पर बिठाकर बढ़ई के दुकान ले जा रहा था। क्या हाल चाल है मंगरू? आज माताजी के साथ यहाँ कैसे आना हुआ? वो भैया, आपने ये जो व्हील चेयर हमें दी है ना, ये कुछ ठीक नहीं है। अभी महीना भर भी नहीं हुआ इसे बनवा के और ये फिर खराब हो गई। पूरा गांव भी तो यही इस्तेमाल कर रहा है। तुमने खरीदी थी 2 साल पहले, तो अब खराब तो हो ही जाएगी ना। बेटा बढ़ई, तुम्हारे पिता जो व्हील चेयर बनाते थे वो तो इतने मजबूत होते थे कि 2 पुश्तें इस्तेमाल कर ले। वो क्या है ना, वो पिताजी बनाते थे चाची। देखो भैया, ना लेना है तो बता दो, वरना जब पैसे होंगे तब आ जाना। चलो मंगरू, और परेशान करना ठीक नहीं। दोनों वहाँ से सरपंच के घर की ओर निकल पड़ते हैं। आओ मंगरू, प्रणाम माताजी। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अभी बढ़ई के दुकान से लौटे हैं, कोई मदद नहीं मिली। अगर हो सके तो कोई पुराना व्हील चेयर हो तो मुझे दे दो। आप चिंता ना करें, इस साल जो व्हील चेयर बांटेंगे ना, उसमें से मैं आपको भी एक दे दूंगा। सरपंच जी, एक बात पूछूं? पूछो पूछो, क्या बात है? जब तक हम इस बीमारी को जड़ से ठीक नहीं करते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मंगरू, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन हम लोग इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। तुम सब जवान खून हो, कोशिश करना कि तुम्हारी आयु में इसका कोई ना कोई उपाय कर लो। ठीक है सरपंच जी, अच्छा अब मैं चलता हूँ। मंगरू अपने घर की तरफ लौट जाता है। बढ़ई, जो कि सिर्फ अपने फायदे के लिए खराब व्हील चेयर बना रहा था, उससे मंगरू बहुत ही निराश था। रात हो चुकी थी और माया के सोते ही मंगरू नदी किनारे टहलने चला जाता है। मंगरू नदी किनारे बैठकर पत्थर मार रहा था और खुद से बातें कर रहा था। पता नहीं क्या दिक्कत है इस गांव में, आयु 50 पहुंची नहीं कि लोगों की हड्डियां जवाब दे देती हैं। और वो बढ़ई, लोगों की जरूरत है तो चीजों को जानबूझ के ऐसे बनाता है कि जल्दी खराब हो जाए और लोग उससे बार बार खरीदें। तभी नदी से एक महिला के चिल्लाने की आवाज आने लगी। बचाओ! 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 अरे कौन है? क्या हुआ? चिल्लाते हुए वो आवाज बाहर आ जाती है और पता चलता है कि कोई घायल मगरमच्छ है, जिसके पैरों में मछुआरों का कांटा घुसा है। अरे मोरी मैया, ये क्या है? मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। मंगरू को बहुत डर लगता है, फिर भी वो हिम्मत जुटाकर उस मगरमच्छ की पीड़ा दूर करने के लिए चला जाता है। मंगरू मगरमच्छ के पैरों से वो कांटा निकाल देता है और एक कपड़े से उस घाव को बांध देता है। लो, अब राहत होने में थोड़ा समय लगेगा। तभी वो मगरमच्छ एक सुंदर जल कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई और मंगरू से मुस्कुराकर कहने लगी, मैं एक जल कन्या हूँ। मुझ पर एक बहुत ही बड़ा श्राप था। मैंने अपने रूप के अहंकार में एक ऋषि को क्रूर बातें कही थी और उनका अपमान किया था। तब से उन्होंने मुझे श्राप दिया था कि मेरा भयानक मगरमच्छ जैसा चेहरा हो जाएगा और कोई बहुत ही साहसी और नेक इंसान होगा जो कि इस रूप को देखकर भी मेरी मदद करेगा। तब मैं श्राप मुक्त हो पाऊंगी। साहस, धीरज, शील सब है तुम में। इन सब गुणों से खुश होकर मैं तुम्हें एक इच्छा मांगने का अवसर देती हूँ। मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता देवी, पर आप यदि चाहें तो इस गांव में जो रोग लगा है हड्डियों का, वो हर ले तो अच्छा रहेगा। स्वार्थ रहित भी हो, ठीक है, तथास्तु। तुम्हारे घर के पास एक कुआं आ जाएगा। उस कुएं में केवल दूध से बनी चीजें तुम अपनी इच्छा से निकाल सकते हो। पर उससे गांव की मदद कैसे होगी देवी? दूध पहले से ही हड्डियों के लिए फायदेमंद है, मगर ये दिव्य दूध, चाहे इसे पियो या इसके इर्द गिर्द भी रहो, तो वो सारी दिक्कतें जड़ से खत्म कर देगा।
ध्यान रहे मंगरू, ये तुम्हारे गुण देखकर मैंने तुम्हें दिया है। इसका इस्तेमाल केवल तुम्हारी इच्छा से ही हो सकता है। अब मैं विदा लेती हूँ। कल्याण हो। मंगरू बड़ी ही खुशी से अपने घर पहुँचा और पाया कि वहाँ पर एक कुआं है और उसमें सफेद दूध है। जय हो देवी की। अगले दिन मंगरू पंचायत बुलाता है और सभी मंगरू के घर के बाहर खड़े रहते हैं। वहाँ गांव के लोगों के साथ सरपंच, बढ़ई और सोमनाथ मिस्त्री भी मौजूद था। आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको एक विशेष कारण से बुलाया है। सुनने में तो बहुत ही विशेष लगता है, पर आखिर बात क्या है? जिस हिसाब से बता रहे थे उतनी ही विशेष बात हो तो अच्छा होगा। अपना कीमती समय यहाँ जो दे रहा हूँ। हाँ भाई, बिल्कुल विशेष है। ये जो कुआं देख रहे हो ना, एक जलकन्या ने गांव की परिस्थिति को समझकर ये दूध का कुआं दिया है। यह मेरी इच्छा से जो भी दूध के पदार्थ मैं इस कुएं से निकालूं, उसके इर्द गिर्द रहकर पूरे गांव की हड्डियां ठीक हो जाएंगी और ये पुश्तैनी बीमारी गायब हो जाएगी। मजाक है क्या? यही विशेष बात थी जिसके लिए बुलाया था हमें। मैं जानता हूँ कि यह वरदान और श्राप की बातें मानना मुश्किल है। आप लोग खुद उस कुएं के दूध से दूध को चख कर देख लीजिए। मंगरू की बात सुनकर सभी गांव वालों ने कुएं में झांक कर देखा और पाया कि सही में उस कुएं में दूध है। सब चकित रह गए। फिर मंगरू ने बाल्टी से दूध निकालकर सबको दूध पिलाया। मेरी उम्र भी अब उस रेखा को पार करने वाली थी जहां मेरी हड्डियां जवाब दे दें, पर इस दूध को पीते ही थोड़ा असर जरूर महसूस हुआ। हाँ प्रधान जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम मंगरू की बात मान लें तो हमें इस पुश्तैनी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ सोमनाथ, और मैंने इसीलिए तुम्हें बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर हर घर को इस दूध से बने हुए पनीर से बनाएं। मेरी इच्छा से ये पनीर के रूप में बाहर आएगा और ठोस हो जाएगा। ठीक है मंगरू। सभी बड़े खुश थे और अगले ही दिन सब मिलकर घर में पनीर बनाने लगे। मानो गांव में खुशी की एक नई लहर आई हो। मानो गांव के लोगों में एकता का जन्म हुआ हो। हर कोई देखना चाहता था कि पुश्तों से चली आ रही इस बीमारी का अंत कैसा होगा और वो कितना सुगम होगा। मिस्त्री और सरपंच मंगरू के घर बैठे थे। माया भले ही डंडे की मदद से चल रही थी, पर अब वो चल पा रही थी। मात्र 2 महीनों में इतना सुधार हुआ है कि पूछो मत। हाँ सरपंच जी, अगर सब ठीक रहा तो मात्र 2 साल में ये दिक्कत जड़ से खत्म हो जाएगी और आने वाली पीढ़ी को कभी दिक्कत ही नहीं होगी। पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि वो बढ़ई, उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। कहता है कि मैं गांव की मदद ना करूं। बचपन की दोस्ती की कस्में देना और उससे काम ना बना तो नाता खत्म करने की धमकियां देने लगा। ये तो चिंता की बात है। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है सरपंच जी? तुम भोले हो बेटा मंगरू, इसीलिए समझ नहीं पा रहे। अगर सबकी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी तो उसका धंधा तो चौपट हो जाएगा ना। मंगरू कुछ सोचने लगा, पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। कुछ कहते क्यों नहीं मंगरू? अगर कोई बात है तो हमें बताकर मन हल्का कर लो। नहीं, शायद हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। पर वो क्यों? अगर असल में बढ़ई कुछ करने की कोशिश करेगा तब आप खुद ही समझ जाएंगे। मैं बढ़ई पर अब भी भरोसा रखना चाहता हूँ और यदि कोई दिक्कत आई तो उसका असर गांव पर नहीं होगा। ठीक है, जैसा तुम कहो मंगरू। सब अपने घर चले गए और मंगरू गांव में दूध बांटने निकल गया। देखते ही देखते शाम हो गई। बढ़ई कुएं के पास एक बाल्टी में कुछ लेकर खुद से बातें कर रहा था। आया बड़ा मेरा धंधा चौपट करने वाला। लोगों का नेता बनने का बहुत शौक है ना। ये सारा केमिकल डालकर इस पूरे दूध को खराब कर दूंगा, फिर देखते हैं। बढ़ई पूरी बाल्टी कुएं में खाली करने लगा। तभी अचानक उस कुएं के ऊपर वही सुंदर जल कन्या प्रकट हो गई। इस दुनिया में कर्मों का बड़ा खेल है। चाहो या ना चाहो, जान कर करो या अनजाने में, पर कर्म करे बिना जीवन नहीं चलता।
कौन हो तुम और कहना क्या चाहती हो? कहना मैं ये चाहती हूँ कि अगर कर्म करने ही हैं तो अच्छे करो, वरना खराब कर्मों का प्रतिफल बहुत ही कड़वा होता है। अच्छा, बड़ी बड़ी बातें मत करो। कौन देगा मुझे सजा? हाँ? तुम्हारी भ्रष्ट सोच और कर्मों का बस एक ही उपाय है। मैं तुम्हें ये श्राप देती हूँ कि तुम्हारी हड्डियाँ लचीली हो जाएंगी और तुम खुद का भार भी नहीं उठा पाओगे। तब तुम्हें समझ आएगा कि जिन लोगों को ये दिक्कत है वो कैसे झेलते हैं। और ये श्राप तभी टूटेगा जब कोई इंसान जो कि बिल्कुल भी भ्रष्ट ना हो और नेक हो, वो तुम्हारी मदद करेगा। वो तुम्हारी करतूतों को जानकर भी तुम्हें माफ कर दे। तभी बढ़ई अचानक से किसी लचीली वस्तु की तरह जमीन पर गिर गया और जल कन्या वहाँ से गायब हो गई। बचाओ मुझे, बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ मुझे। मंगरू तभी सोमनाथ के साथ वहाँ पहुँचा और देखा कि बढ़ई किसी लचीली वस्तु की तरह जमीन पर गिरा हुआ है। अरे भाई बढ़ई, ये क्या हुआ तुम्हें? भैया बचा लो, मुझे माफ कर दो, इस श्राप से मुक्त कराओ। पर तुमने ऐसा किया क्या है? वो बढ़ई रोते रोते सारी बातें बताता है। सोमनाथ बड़े गुस्से में कहता है, लेकिन तुम्हारा काम माफ करने योग्य बिल्कुल नहीं है। माफ कर दो, माफ कर दो भाई, माफ कर दो। तुम्हें ये समझना होगा कि भ्रष्ट होने के कारण तुम्हें ये श्राप मिला है। लोगों की पीड़ा का फायदा तो तुमने उठाया ही, पर जब वो पीड़ा से दूर होने लगे तो तुमने फिर उन्हें उसी पीड़ा में झोंकने की कोशिश की। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, जब खुद पर बीत रही है तब समझ आ रहा है मेरे बाबा लोगों की इतनी मदद क्यों करते थे। ठीक है, मैं बिना किसी शर्त के तुम्हें माफ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे अंदर का इंसान जाग जाए। तभी बढ़ई ठीक हो गया और हाथ जोड़कर मंगरू को प्रणाम करने लगा। इस घटना के कुछ ही सालों बाद गांव की ये पुश्तैनी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। गुलाबगंज नाम का एक गांव था जहां जीतू नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी शीला के साथ रहता था। जीतू गांव में खीर बेचकर अपना गुजारा करता था। जीतू की दुकान के ठीक सामने रवि भी खीर बेचा करता था। खीर ले लो, अच्छी मीठी खीर ले लो, खाओगे तो कटोरी चाटते रह जाओगे। मैं बेचता हूँ पूरी दुनिया की सबसे अच्छी खीर, स्वाद की पहचान, हमारी खीर की शान। आ जाओ, आ जाओ। सभी गांव वाले सिर्फ रवि से ही खीर लिया करते थे, जिससे उदास होकर जीतू घर जाने लगता है। इतने में रवि जीतू को आवाज लगाता है, जीतू, अरे ओ जीतू, जरा यहाँ आओ भैया। क्या हुआ, आज कमाई नहीं हुई क्या? अब क्या बताऊं रवि भाई, जब से तुमने ये खीर की दुकान खोली है तब से मेरे पास से कोई खीर लेना ही नहीं चाहता है। समझ रहा हूँ भैया, समझ रहा हूँ। एक काम करो, खीर बेचना छोड़ दो और कुछ और बेचना शुरू करो, क्योंकि खीर तुम मुझसे अच्छी नहीं बना पाओगे और धीरे धीरे तुम्हारा काम बंद हो जाएगा। फिर अपनी घर वाली को क्या खिलाओगे? तुम्हारी सड़ी हुई खीर। जीतू निराश होकर अपने घर चला जाता है। जीतू की पत्नी शीला जीतू को देखकर उससे पूछने लगती है, क्या हुआ, इतने नाराज क्यों है? अब क्या बताऊं शीला, जब से रवि ने अपनी खीर की दुकान खोली है मेरी दुकान से कोई खीर लेना ही नहीं चाहता है। पता नहीं ऐसा क्या मिलाता है वो अपनी खीर में कि सब लोग उसकी खीर को ही खाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, ऊपर वाला जरूर हमारी मदद करेगा। आप बस अपने काम पर ध्यान दीजिए। दूसरी ओर रवि दूसरे गांव में दवाई बेचने वाले सुशील से मिल रहा था। अरे सुशील, वो शहरी दवाई दे जिससे खीर मीठी हो जाती है। मैं दे तो दूंगा, मगर याद रखना, अगर इसको ज्यादा मात्रा में खीर में डाला ना तो ये लोगों को बीमार भी कर सकता है। अरे जानता हूँ, मैं कहाँ इस दवाई को पूरी डालने वाला हूँ खीर में। रवि उस शहरी केमिकल को अपनी खीर में डाला करता था, जिससे खीर और स्वादिष्ट हो जाती थी। एक दिन ऐसे ही
जीतू नदी के किनारे बैठकर अपने आप से बात कर रहा था। जब पिताजी थे तब खीर की दुकान कितनी अच्छी चलती थी, मगर अब जब खीर की दुकान मेरे पास है तो कोई खीर खरीदना ही नहीं चाहता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं और मेरी पत्नी पूरी तरह से कंगाल हो जाएंगे। तभी वहाँ पर जीतू को नदी के किनारे एक मछली तड़पती हुई दिखती है। ओह, शायद ये मछली गलती से नदी से बाहर आ गई होगी। मैं अभी इसे फिर से नदी में डाल देता हूँ। जैसे ही जीतू उस मछली को नदी में डालता है, वो एक खूबसूरत जल परी में बदल जाती है, जिसके बालों में गुलाब के फूल लगे हुए थे। शुक्रिया आपका, आपने मेरी मदद की। कई साल पहले मुझे एक साधु ने श्राप दिया था और कहा था, जब तक कोई नेक इंसान तुम्हारी मदद नहीं करेगा तब तक तुम्हारा श्राप नहीं टूटेगा। आज आपने मेरी मदद करके मेरा श्राप तोड़ दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जीतू। मांगो, क्या चाहिए आपको? मैं आपकी मदद करूंगी। अगर आप मेरी मदद करना चाहती हैं तो मेरी बस इतनी मदद कीजिए कि मेरी खीर और अच्छी से बिकने लगे। जलपरी अपने सिर से गुलाब का फूल निकालकर जीतू को दे देती है। इसे रख लीजिए। इस गुलाब के फूल की पंखुड़ियों को अपने खीर में डालकर गांव में बेचिएगा। ये कोई ऐसा वैसा गुलाब का फूल नहीं है। इसे जब आप अपनी खीर में डालेंगे तो आपकी खीर दुनिया की सबसे स्वादिष्ट खीर बन जाएगी। मगर इसका इस्तेमाल किसी गलत इरादे से मत कीजिएगा, नहीं तो ये गुलाब का फूल उल्टा काम करेगा। जलपरी ये कहकर चली जाती है और जीतू उस गुलाब के फूल को अपने घर ले जाता है। अगला दिन होता है। जीतू और रवि दोनों अपनी खीर की दुकान खोलते हैं। जीतू अपने खीर में उस गुलाब के फूल की पंखुड़ियों को डाल देता है। मीठी खीर का असली खजाना, गुलाब की खीर का जादू पुराना, स्वाद में भरा दिल को छू जाए, गुलाब की खीर सबको भाए, आओ आओ और गुलाब की खीर खाओ। ये कौन सी खीर है भैया? पहले कभी नहीं सुनी। गुलाब की खीर, ये तो मैंने कभी नहीं सुनी। चलो चख कर देखते हैं। दोनों ही आदमी जीतू के दुकान पर पहुंचते हैं। अरे जीतू, जरा ये खीर चखाना तो, कभी सुना नहीं गुलाब की खीर के बारे में। जी अभी देता हूँ। जीतू दोनों को एक एक प्लेट खीर देता है, जिसे खाकर मानो उनके होश ही उड़ गए हों। अरे ये तो बहुत ही स्वादिष्ट खीर है, मैंने कभी ऐसी खीर नहीं खाई। तुम खीर की बात कर रहे हो? मैंने इससे पहले इतना अच्छा कुछ खाया ही नहीं। भाई लाओ और 2 प्लेट दे दो, मैं तो आज खीर खाऊंगा पूरे दिन। लाओ भाई, मुझे भी 2 प्लेट दो। जीतू उन लोगों को गुलाब की खीर खाने के लिए देता है। धीरे धीरे पूरे गांव में जीतू की गुलाब की खीर की चर्चा होने लगती है। रवि ये सब देखकर दूसरे गांव में दवाई वाले सुशील के पास जाकर कहता है, अरे ससुरा, तुमने कैसी दवाई दी है? कुछ काम ही नहीं कर रही है। सब लोग तो जीतू के पास ही खीर खाने जाते हैं, कहीं तुमने इससे अच्छी दवाई तो उसे नहीं दे दी? कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब? मैंने कोई दवाई वगैरह नहीं बेची उसे, और उसकी खीर की बात इस गांव तलक है। पता नहीं किस तरीके से वो इस गुलाब की खीर को बना रहा है। मैंने सुना है कि उसके पास कोई जादुई फूल है, जिसकी पंखुड़ियां तोड़कर वो अपनी खीर में डालता है। अगर ऐसा होता तो अब तक उसकी वो पंखुड़ियां खत्म हो गई होती। तुम क्या बात नहीं सुनते हो क्या? मैंने कहा वो जादुई फूल है, जैसे ही वो पंखुड़ियां तोड़ता होगा तभी नई पंखुड़ियां आ जाती होंगी। अगर ऐसा है तो फूल मेरे पास होना चाहिए। बोलो, मेरा साथ दोगे? हाँ हाँ ठीक है, आता हूँ, मगर जो खीर तुम बेचोगे उसमें मेरी भागीदारी भी होनी चाहिए। अरे बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। तुम साथ तो दो मेरा। हम मिलकर खीर बेचेंगे और उस जीतू को इस धंधे से बाहर कर देंगे। जीतू दूसरी ओर खीर बेच बेच कर धनवान हो जाता है। वो और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। तो एक दिन रवि और सुशील
दोनों ही उनके घर के खिड़की के पास खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। देखिए जी, मैंने कहा था ना कि ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। हाँ, तुमने ठीक कहा। हमारी मदद के लिए ऊपर वाले ने मुझे उस जलपरी से मिलाया और उसने मुझे ये गुलाब दिया। अच्छा सुनो, इस गुलाब को तुम संभाल कर रसोई घर की तिजोरी में रख देना। जी ठीक है। चलो मैं चलता हूँ। जीतू अपनी दुकान में चला जाता है। देखा सुशील, इससे ये बात तो पक्की हो गई कि उसकी खीर उस गुलाब के फूल की वजह से ही इतनी स्वादिष्ट होती है। और तो और किसी जलपरी ने उसे वो फूल दिया था। अब आगे क्या करना है रवि? आगे क्या, अब बस हमें उस जादुई गुलाब के फूल को चुराना है और अपनी खीर में डालना है। मगर हम उस फूल को चुराएंगे कैसे? बस तुम देखते जाओ और वो करो जो मैं कहता हूँ। रात का समय हो जाता है। रात के अंधेरे में जब सब चैन की नींद सो रहे होते हैं, उसी वक्त रवि और सुशील जीतू के घर में घुस जाते हैं। चलो, उन्होंने उस गुलाब को रसोई घर की तिजोरी में रखा है। मुझे पता है। रवि और सुशील रसोई घर में जाते हैं। दोनों ही तिजोरी को खोलकर उसमें से गुलाब का वो फूल निकाल लेते हैं। देखो, यही है वो फूल। अब तो हम माला माल हो जाएंगे और आगे से मुझे लोगों को घटिया दवाई भी नहीं बेचनी पड़ेगी। दोनों उस फूल को चुरा लेते हैं। जब अगली सुबह होती है तो जीतू और शीला दोनों को वो फूल कहीं भी नजर नहीं आता। ए जी, मैंने तो उस फूल को रसोई में ही रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। कोई बात नहीं शीला, ईश्वर ने दिया तो ईश्वर ने लिया। ईश्वर की ही महिमा हो। दूसरी ओर रवि और सुशील बड़ी सी कढ़ाई में खीर बनाते हैं और उसमें उस गुलाब के फूल की पंखुड़ियों को डाल देते हैं। खीर और स्वादिष्ट बनाने के लिए वो शहरी केमिकल को भी उस खीर में डाल देते हैं और पोस्टर लगा देते हैं, गुलाब की खीर। अरे वाह रवि, तुम भी गुलाब की खीर बेचने लग गए क्या? बहुत ही अच्छी बात है। लाओ फिर हम दोनों को एक एक प्लेट खीर तो खिलाना। हाँ हाँ, अभी देता हूँ। ये खीर उस जीतू की खीर से कहीं ज्यादा अच्छी है। रवि उन दोनों को खीर खाने के लिए देता है। खीर खाते ही दोनों का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी गंदी खीर कभी नहीं खाई। मैं कभी तुमसे खीर नहीं लूंगा। अपनी खीर अपने पास ही रखो। ये बोलकर दोनों ग्राहक वहाँ से निकल जाते हैं और रवि और सुशील दोनों गुस्से में आ जाते हैं। ये तो बिल्कुल अच्छी खीर नहीं है। सब इस फूल की वजह से हुआ। हाँ, सब इस फूल की वजह से हुआ है। रवि गुस्से में फूल को नीचे फेंक देता है। नीचे फेंकते ही जलपरी प्रकट हो जाती है। तुम दोनों स्वार्थी हो। अपने स्वार्थ के लिए तुमने ये फूल एक नेक इंसान से चुरा लिया। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों अभी के अभी बिल्ली में बदल जाओगे। जैसे ही जलपरी ये कहती है, दोनों ही बिल्ली में बदल जाते हैं और जीतू को वो फूल अपनी दुकान पर पड़ा हुआ मिल जाता है। कमलागंज नाम का एक गांव था। वहाँ एक खूसट जमींदार रहता था। लोगों को परेशान करना और लोगों को पराजित करना उसे बहुत पसंद था। बताओ, आज क्या लाई हो खाने में? जमींदार साहब, अपने कंगन बेचकर मैं आपके लिए बिरयानी लाई हूँ। अब तो आप हमारी जमीन वापस दे दीजिए। अरे वाह, ये हुई ना बात। क्या करोगी जमीन वापस लेकर? तुम्हारा पति तो वैसे भी मेरे खेतों का मजदूर है। कृपा करे हम पे, बख्श दे। तभी वहाँ मुंशी आया और कहने लगा, मालिक, खुशखबरी, उस बैजू ने भी अपनी जमीन हमें गिरवी दे दी। ये तो होना ही था। अब पूरा गांव हमारी मुट्ठी में है। नहीं ठाकुर साहब, गांव के सड़क किनारे की जमीन अभी भी नवीन के परिवार के पास है। कौन नवीन? मैंने उसे ठीक से पहचाना नहीं। वही जिसकी पत्नी अभी कुछ ही दिन पहले बीमारी के चलते गुजर गई। चल तो जरा हम भी शोक मनाए उसके घर पर। ठाकुर और मुंशी नवीन के घर जाने के लिए निकल गए।
वहां जाकर देखा कि नवीन अपनी पत्नी की तस्वीर से ही बात कर रहा है। भाग्यवान, जब से तुम गई हो मैं सुकून से जी नहीं पा रहा। हमेशा तुम्हारी यादों में खोया रहता हूँ। भगवान करे तुम जहाँ कहीं भी हो बस खुश रहो। इस वक्त इसे परेशान करना उचित नहीं लग रहा मालिक। बाकी जैसा आप कहें। तुम तो मेरी पत्नी के बारे में भली भांति जानते हो, तो डरना किस बात से। चलो अंदर और सीधा काम की बात करो। ठाकुर और मुंशी दोनों सीधे नवीन के कमरे में चले गए। अच्छा, तो तुम हो नवीन? तुम्हें मैंने कई बार बगीचे में बैठे देखा है। मैं वहां अपनी पत्नी काजल के साथ समय बिताया करता था। अच्छा, तो एक काम करो, सारा सामान बांध लो, अपनी बोरिया बिस्तर बांधकर उसी बगीचे में चले जाओ। तुम्हारी सड़क के किनारे की जमीन मेरे नाम कर दो। चाहे जो हो जाए, मैं अपनी कोई भी जमीन तुम्हें नहीं देने वाला। जैसा तुम्हें ठीक लगे बच्चे। उस वक्त ठाकुर और मुंशी वहां से चुपचाप चले जाते हैं। उसके बाद ठाकुर एक कटोरी खीर लेकर अपने घर के गुप्त कमरे में जाता है। उसकी धर्मपत्नी जो कि काला जादू करती है। आ गए तुम? खीर की महक तो बहुत अच्छी आ रही है। लाओ दे दो और बताओ अब क्या करना है। रूपमती, गांव के एक किसान की जमीन हड़पनी है। मैं इस वजह से तुम्हारे पास ये खीर लेकर आया हूँ। उसका नाम है नवीन। बस इतनी सी बात? खीर रखकर दुम दबाकर भाग जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठाकुर उस गुप्त कमरे का दरवाजा बंद करके भाग गया। उस रात रूपमती नवीन के घर चुड़ैल के रूप में गई। आज बड़ी अच्छी नींद आएगी। दिन भर मेहनत की है, मेहनत करने के बाद नींद बड़ी अच्छी आती है। और जैसे ही नवीन अपने खाट पर सोने गया, उसने सामने देखा रूपमती एक भयानक चेहरा लिए उसके पास खड़ी है। कौन हो तुम? मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ। अगर तुमने अपनी सारी जमीन ठाकुर के नाम नहीं की तो तुम्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगी। मुझे कहीं मत ले जाओ, मैं अपनी सारी जमीन ठाकुर साहब के नाम कर दूंगा। कृपया करके मुझे मत मारो। नवीन भागता हुआ मुंशी के घर पहुंचा और कहने लगा, मुंशी जी, कहाँ दस्तखत करना है बताइए, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। तुम बड़े जल्दी आ गए। जान बची तो लाखों पाए, बस तुम ठाकुर से कहना अब वो मेरे पास ना आए। नवीन ने अपनी सारी कीमती जमीनें उनके नाम कर दी। ये बात जानकर ठाकुर बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, ये तो होना ही था। अब पूरा गांव हमारे कब्जे में है। जब तक मेरी पत्नी रूपमती मेरे साथ है तब तक मुझे कोई नहीं हरा सकता। हाँ जनाब, गांव में जहाँ तक हमारी नजरें जाएंगी वहाँ तक आपकी जमीनें हैं। एक तरफ ठाकुर और मुंशी बड़े खुश थे। गांव के लोगों ने एकजुट होकर सभा रखी। आखिर कब तक हम ठाकुर की बेईमानी सहते रहेंगे? उसकी डरावनी पत्नी बहुत खतरनाक है। कहीं अगर उसने काला जादू कर दिया तो हम कहीं के नहीं रह पाएंगे। जो कुछ भी हमारे पास है सब चला जाएगा। आखिर कब तक ऐसे दब कर रहे हम? तभी उन सबकी नजर नवीन पर पड़ती है, जो अपनी पत्नी की तस्वीर लेकर बगीचे की तरफ जा रहा होता है। नवीन, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? हम में से अगर जो सबसे ज्यादा लूटा है ठाकुर से तो वो तुम ही हो। आखिर तुम ऐसे चुप कैसे रह सकते हो? कब खून खौलेगा तुम्हारा? उनकी बातों को अनदेखा करके नवीन बगीचे में अपनी पत्नी की तस्वीर लेकर चला गया और वहां जाकर उस तस्वीर से बातें करने लगा। अगर तुम यहाँ पर होती भाग्यवान तो हम यहाँ से कोसों दूर चले जाते। नवीन तस्वीर को नीचे रखकर रोने लगा था कि उस तस्वीर से एक तेज रोशनी आई और उसकी पत्नी तस्वीर से बाहर आ गई, जिसे देखकर सारे गांव वाले चौंक गए। भाग्य, तुम ये सब कैसे हो गया? भगवान ने मेरी सुन ली। मैं यहाँ पर गांव वालों को इंसाफ और तुम्हें सुख, चैन और शांति देने आई हूँ। आखिर तुम्हें उस ठाकुर के करतूतों के बारे में पता चल ही गया। पता कैसे न चलता? मुझे तुम अपनी हर चीज बताते जो थे,
तुम्हारी और गांव वालों की सबकी जमीनें हम उस ठाकुर और उसकी चुड़ैल बीवी से वापस ले लेंगे। भाग्या के इतना कहते ही सारे मिलकर ठाकुर के घर के सामने गए। ठाकुर, तुम्हारी और तुम्हारी उस चुड़ैल पत्नी की खैर नहीं, बाहर निकलो। गांव वालों के गुस्से को देख मुंशी ठाकुर से कहने लगा, अब सारे गांव वाले एकजुट होकर कहीं हमें मारने तो नहीं आए? ये तुम कैसी बहकी बातें कर रहे हो? चलो चलकर देखे तो। उन्होंने देखा कि नवीन अपनी पत्नी जो तस्वीर से निकल चुकी है उसके साथ लोगों के बीचों बीच खड़ी है। तुम आगे चलो, मैं अभी रूपमती को लेकर आया। आज इस गांव में केवल हम बचेंगे। मुझे पता था ठाकुर साहब बहुत गलत कर रहे हैं। उन्हें उनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। मुंशी और गांव वाले बात कर ही रहे थे कि ठाकुर की चुड़ैल पत्नी रूपमती वहां आ गई और गांव वालों और भाग्या पर आग की बारिश करने लगी। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि गांव वाले इधर उधर भागने लगे। रुक जाओ, सब एक जगह ठहर जाओ। किसी को कहीं भागने की जरूरत नहीं। मेरी जो छोटी सी तस्वीर है उसके पास आ जाओ सबके सब। भाग्या ने ऐसा जादू किया कि उसकी छोटी सी तस्वीर बहुत बड़ी हो गई और जिसके नीचे गांव वाले आकर छुप गए और उस विशाल तस्वीर ने आसमान से बरसती आग को रोक दिया। अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी। तुम अब क्या करने वाली हो? भाग्या ने अपनी जादू से खीर की बारिश कर दी, जिसे देखकर रूपमती का मन ललचाया और वो नीचे आकर खीर खाने लगी। और इसी चीज का फायदा उठाकर भाग्या ने रूपमती के बालों को काट दिया। नहीं नहीं, ये क्या कर दिया तुमने? मेरे बरसों की मेहनत और तपस्या को खत्म कर दिया तुमने। अब मैं क्या करूंगी? इतना कहकर रूपमती रोते हुए गांव से भाग गई, ठाकुर को अकेला छोड़कर। अब तुम क्या करोगे ठाकुर? हमारी जमीनें तुमने हड़पी थी, तुम्हारी चुड़ैल पत्नी तो अब फरार हो गई। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम गांव वालों को बहुत तकलीफ दी है, कृपा करो मुझे माफ कर दो। ठाकुर और मुंशी को गांव से बाहर निकाल दिया। रूपमती दोबारा कभी नहीं आई और भाग्या गांव वालों को इंसाफ दिलाकर फिर से उस तस्वीर में चली गई। दिवाकर एक गरीब किसान है जो फल और सब्जियां उगाकर अपना परिवार पालता है। वो अपने बगीचों में गोबर और बाकी जैविक खाद का प्रयोग किया करता है, जिससे उसकी उगाई बहुत सी चीजें ताजा होती है और सभी ग्राहक उससे ही फल और सब्जियां खरीदते हैं। अरे दिवाकर बाबू, ये पपीते कैसे दिए? 50 रुपए के हैं। 2 पपीता दे दीजिए। ये लीजिए 100 रुपए। दिवाकर के पास ग्राहकों की कमी नहीं है, पर उसी के बगल में ठेला लगाए बैठे भैरव के पास दिन में सिर्फ 1-2 ग्राहक ही आते हैं, क्योंकि भैरव फल और सब्जियां उगाने के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग करता है, जिससे उसकी उगाई चीजें ताजी नहीं होती और उसकी आमदनी भी कम होती है और इसी वजह से वो दिवाकर से जलता है। इसका जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरा पूरा धंधा चौपट कर देगा। भैरव कुछ सोचने लगता है। बहुत सोचने के बाद भैरव के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो दिवाकर को फंसाने की साजिश करता है। सुनो दिवाकर भाई, तुम्हें पता है सरकार ने किसानों को सरकारी बीज देने की बात कही है। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है भाई तुमने। अच्छे बीज मिलेंगे तो हम लोग और भी अच्छे से फल सब्जियां उगा सकते हैं। तो देर किस बात की है? चलो मैं बीज लेने जा रहा हूँ, तुम भी साथ में चलो। भैरव अपने साथ दिवाकर को ले जाता है और उसे एक सरकारी बीज भंडार से बीज के कुछ पैकेट्स देता है। बीज लेने के बाद दिवाकर वहाँ से चला जाता है और भैरव अपनी चाल चलता है। वो अखबार में खबर छपवाता है कि सरकारी बीज भंडार से एक आदमी ने बीज चोरी किए हैं। भैरव उस अखबार को लेकर दिवाकर के पास जाता है। देखो दिवाकर भाई, किसी ने सरकारी बीज भंडार से बीज चोरी किए हैं और तुम्हारे पास भी कुछ पैकेट बीज के हैं, इसीलिए पुलिस तुम्हें भी पकड़ सकती है। पर ये बीज के पैकेट तो तुमने मुझे दिए हैं ना? हाँ, मैंने दिए थे।
पर ये बात पुलिस को थोड़ी पता है कि किसको बीज मिले हैं और किसने चोरी की है। तो अब मैं क्या करूं? जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। पर मैं जाऊं कहाँ? मैं तुम्हें ले चलता हूँ। भैरव दिवाकर को लेकर दूर एक घने जंगल में जाता है, जहाँ पर एक अंग्रेजों के जमाने का जेल बना हुआ है। तुम कुछ दिन इसी जेल के अंदर छिपे रहो, बाद में मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तुमने मुझे उस बेमतलब की आफत से बचा लिया। भैरव वहाँ से वापस आ जाता है और दिवाकर जेल के अंदर एक तहखाने में छिपकर रहने लगता है। अच्छा हुआ जो दिवाकर का बच्चा यहाँ से चला गया। अब लोगों के पास मेरी फल सब्जियाँ खरीदने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। और भैरव महंगे दाम पर फल और सब्जियाँ बेचने लगता है। भाई साहब, आलू कितने रुपए किलो हैं? 100 रुपए किलो। पर ये तो बहुत ज्यादा महंगा है। मैं तो ऐसे ही बेचूंगा। नहीं लेना है तो जाकर शहर से खरीद कर लाओ। ग्राहक को मजबूरी में भैरव से सब्जियां खरीदनी पड़ती है। दिवाकर के न होने का भैरव पूरी तरह से फायदा उठाने लगता है। इसी बीच कुछ चोर शहर की एक बड़ी सुनार की दुकान से सोना चुराकर शहर से दूर जंगल की तरफ आते हैं। जंगल में चलते हुए उन्हें ये पुरानी जेल दिखती है। सभी आकर इस जेल के पास जाते हैं। इस सोने को छुपाएं कैसे? कुछ तो नया उपाय ढूंढना पड़ेगा। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो समझ लो जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। क्यों ना हम इस सोने को गलाकर ईंट बनाएं और इसे जेल के बाहर से लगा दें। इससे पुलिस को कोई सबूत भी नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे तुम चोर हो, पर तुम्हारा दिमाग तो पुलिस से भी तेज है। सभी चोर शहर से चुराए हुए सोने को आग से पिघलाते हैं और उनसे ईंट बनाने लगते हैं। चोर सोने से बनाई हुई ईंटों को जेल के बाहर से लगा देते हैं, जिससे पूरी जेल सोने की बन जाती है और चमकने लगती है। ये हुई ना बात। देखो, हमने अंग्रेजों की इस जेल को सोने की जेल में बदल दिया है। अब पुलिस तो क्या, सीबीआई वाले भी हमको पकड़ नहीं सकते। चलो यहाँ से चलते हैं और शहर जाकर मजे करते हैं। सभी चोर खुशी खुशी शहर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ दिन बीत जाने के बाद भैरव दिवाकर को देखने के लिए जंगल में आता है। वो जेल के अंदर जाता है और जोर से आवाज लगाता है, बाहर आ जाओ दिवाकर भाई, मैं भैरव हूँ। भैरव की आवाज सुनकर दिवाकर जेल के तहखाने से बाहर आता है। अच्छा किया भाई जो तुम मुझसे मिलने आ गए, नहीं तो मैं यहाँ पर घुट घुट कर मर ही जाता। भैरव दिवाकर को देखता है और अपने मन में सोचता है, तू मर जाएगा तो मेरा तो फायदा ही फायदा होगा। भैरव के मन में दिवाकर को धोखा देने का विचार आता है। वो दिवाकर से कहता है, अरे भाई, क्यों मरने की बात कर रहे हो? अगर तुम्हारा दम घुट रहा है तो चलो, मैं तुम्हें नदी के पास ले चलता हूँ। वहाँ पर कुछ देर ताज़ी हवा में बैठते हैं। वैसे भी तुमसे कुछ बात करनी है। दिवाकर और भैरव जैसे ही जाने के लिए मुड़ते हैं, तभी वहाँ से एक सोने की ईंट नीचे गिर जाती है, जिसकी आवाज सुनकर ये दोनों रुक जाते हैं। भैरव देखता है कि ईंट बहुत चमकदार है। वो पास जाता है और ईंट को उठाता है। ये तो सोने की ईंट है। भैरव जेल की तरफ नजर घुमाता है तो देखता है कि पूरी जेल सोने की ईंटों से बनी है। ये देखकर भैरव बहुत खुश हो जाता है। उसको खुश होता हुआ देख दिवाकर उससे पूछता है, क्या हुआ भाई, तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो? भैरव ईंट को पीछे छुपाते हुए हड़बड़ी में कहता है, कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। पर तुमने ही तो कहा कि हम दोनों नदी किनारे ताज़ी हवा में जाएंगे और तुम मुझसे कुछ बात भी करना चाहते थे। मैं ये कह रहा था कि पुलिस ने उस चोर को पकड़ लिया है जिसने बीज भंडार से सरकारी बीज चुराया था। अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। जाओ, अब तुम अपने घर जा सकते हो। ये तो तुमने दिल खुश करने वाली खबर सुना दी। चलो घर चलते हैं। नहीं, मुझे कुछ काम है। तुम चलो, मैं बाद में आता हूँ। ठीक है, तुम अपना काम खत्म करके आओ, मैं जा रहा हूँ।
दिवाकर खुशी खुशी अपने घर के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ सोने की ईंटों से बनी जेल को देखकर भैरव खुशी से पागल हो जाता है। मेरी तो लॉटरी लग गई। कहाँ 50 रुपए की सब्जियां बेचनी पड़ती थी और अब करोड़ों का सोना मेरे हाथ लग गया है। भैरव जेल की दीवारों पर लगी सोने की ईंटों को निकालने लगता है और पास में पड़े एक थैले में सोने की ईंट भरने लगता है। तभी शहर से सारे चोर वापस आ जाते हैं। अच्छा बेटा, तो हमने ये सोना क्या तुम्हारे लिए चुराया है? कौन हो तुम? हमारा सामान चुराते हो और हमसे ही पूछते हो कि कौन हो तुम? ये सोना मेरा है, इसे पहले मैंने देखा है, पर इसे यहाँ तो हम लेकर आए हैं ना। भैरव चोरों की बात को अनसुनी करके सोने की ईंटों को थैले में भरने लगता है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, चलो इसके हाथ पैर तोड़ते हैं। तीनों चोर मिलकर भैरव को मारने लगते हैं। ये सभी लड़ाई कर ही रहे होते हैं कि तभी कुछ पुलिस वाले जो कि इस जंगल के पास से गुजर रहे थे, वो इन्हें देख लेते हैं। वो देखो, वहाँ पर कुछ लोग लड़ाई कर रहे हैं, चलो जल्दी चलो। इंस्पेक्टर सोने की जेल के पास आ जाते हैं। बाप रे, इतना सारा सोना! ये सोना हमारा है, हमने इसे शहर से चुराया है। अच्छा, तो शहर में जो सोने की चोरी हुई है वो तुम लोगों ने की है। हवलदार, इन सबको गिरफ्तार कर लो। इंस्पेक्टर साहब, मैं चोर नहीं हूँ। अगर चोर नहीं हो तो ये सोना थैले में भरकर कहाँ ले जा रहे थे? इंस्पेक्टर सभी चोरों को और भैरव को जेल में बंद कर देता है और सारा सोना ले जाकर शहर में उस सुनार को वापस कर देता है जिसकी दुकान से ये सोना चोरी हुआ था। दूसरी तरफ दिवाकर मेहनत करके अपने खेतों में फल सब्जियां उगाता है और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगता है। रमेश का गांव में ढाबा था। इस ढाबे को उसका पूरा परिवार संभालता था। उसकी पत्नी पराजक्ता और बेटी मीना खाना पकाया करते थे और वो और उसका बेटा शुभम ग्राहकों को संभाला करते थे। पर गांव में उनका ढाबा कुछ खास चल नहीं रहा था, इसीलिए रमेश परेशान था। प्राजक्ता, ऐसे कैसे चलेगा? हमारे गांव के ज्यादातर लोग शहर में चले गए हैं। दिन ब दिन हमारी आमदनी घटती जा रही है। अभी मीना की शादी के लिए भी पैसे इकट्ठे करने होंगे। आप फिक्र मत कीजिए, भगवान है, वो हमारी जरूर मदद करेंगे। हाँ, अब उनसे ही आशा है। हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। रमेश और पराजक्ता की बातें उनके बेटे शुभम ने सुन ली और वो सोचने लगा, मुझे कुछ भी करके माँ पापा की मदद करनी होगी। और ऐसे ही सोचते सोचते वो चलते चलते नदी के किनारे आ गया। शुभम का गांव एक नदी के किनारे था और यही नदी उसके गांव को कई और गांव से जोड़ा करती थी। शुभम अपनी नाव में बैठ गया और चप्पू चलाने लगा। पापा बोल रहे थे कि हमारे गांव के अधिकतर लोग शहर जा चुके हैं, पर आसपास के गांव में तो लोग हैं ना। हम अपना खाना उन्हें बेच सकते हैं, पर कैसे? वो सोच ही रहा था कि तभी उसका ध्यान एक दूसरी नाव पर चाय बेच रहे आदमी पर गया। चाय ले लो, चाय चाय, बस 5 रुपए, चाय ले लो। काका, मुझे एक चाय देना। शुभम उस नाव के नजदीक गया और उसने देखा कि चाय वाले ने अपनी नाव में चूल्हा लगा रखा था और वहीं चाय बनाकर बेच रहा था। काका, ये तो आपने बहुत सही किया है। नाव पर चाय, कमाल है। पहले मैं भी दुकान में चाय बेचता था बेटा, पर इतनी आमदनी नहीं हो रही थी, तो सोचा नाव पर बेचूं और मेरा फैसला सही निकला। अब सुबह निकलता हूँ और एक गांव से दूसरे गांव दिन भर चाय बना बना कर बेचता रहता हूँ। धन्यवाद काका। किस लिए? मेरी मदद करने के लिए। शुभम ने नाव मोड़ ली और वापस अपने गांव पहुंच गया। अब पापा, अब मुझे एक रास्ता मिल गया है। कैसा रास्ता बेटा? आमदनी बढ़ाने का। पापा, हम नाव पर खाना बेचेंगे। क्या? हाँ माँ, अभी मैं नदी पर गया था। वहाँ एक काका नाव पर चाय बेच रहे थे और वो बोल रहे थे कि दिन भर चाय बिकती रहती है उनकी।
वो कभी इस गांव में तो कभी उस गांव में चाय बेचते रहते हैं। उनकी आमदनी भी कई गुना बढ़ गई है। पापा, हमें भी उन काका की तरह खाना नाव पर ही बेचना चाहिए। पर ये कैसे होगा? हो सकता है नाव पर छोटा गैस वाला स्टोव लगाकर लोगों को गरम गरम खाना मिलेगा और हम कई गांव में पहुंचकर अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। वैसे आइडिया तो अच्छा है बेटा, हम कोशिश कर सकते हैं। बस कुछ चीजें खरीदनी पड़ेंगी। शुभम का आइडिया उसके पूरे परिवार को बहुत पसंद आया था। वो सब लोग नाव पर ढाबा खोलने के लिए तैयार थे। रमेश और शुभम ने बाजार जाकर छोटे गैस वाले स्टोव खरीद लिए और फिर उन्होंने अपनी नाव पर स्टोव और बर्तनों को सेट कर लिया। यहाँ पराजक्ता और मीना ने आधे से ज्यादा खाना बनाने की तैयारियां कर ली और फिर सारा तैयार सामान लेकर पराजक्ता और मीना नाव के पास पहुँचे। सभी ने भगवान से प्रार्थना की और अपनी नाव में निकल पड़े। दूसरे गांव के नजदीक पहुँचते ही खाना, स्वादिष्ट खाना, सब्जी, रोटी, पनीर, दाल, चावल, जो चाहिए सब मिलेगा। रमेश ने नाव किनारे ले ली और कुछ लोग उसकी नाव की ओर आए। अरे भाई, ये नया क्या है? ये नया ढाबा है। यहाँ आपको खाना मिलेगा, वो भी गरम गरम, कम दामों में। अच्छा, क्या क्या है खाने में आपके पास? दाल तड़का, चावल, पराठा, पनीर मखनी, गोभी की सब्जी, रोटी, छोले, पूरी भाजी। अरे बाप रे, इतना सब कुछ! अब मुझे तो 2 पराठे और पनीर की सब्जी दे दो भाई। जी। मीना ने पनीर की सब्जी गरम की और पराजक्ता ने पराठे बना दिए। कितना हुआ? बस 70 रुपए भैया। अरे वाह, किफायती है। हमारे गांव के होटल में इतने के 120 रुपए लग जाते हैं। दाम सुनकर कई और ग्राहकों ने ऑर्डर दिए। दाल तड़का और जीरा राइस पार्सल कर दो भाई। मुझे 2 पूरी भाजी दे देना। जी भैया। पराजक्ता और मीना फटाफट खाना बनाने लगी और रमेश और शुभम ग्राहकों को परोसने लगे। पहले दिन ही गांव में उन्हें 8-10 ग्राहक मिल गए। जब ग्राहक आना खत्म हुए तो रमेश ने नाव चलाना शुरू कर दिया। वो लोग अगले गांव रुके और यहाँ भी एक एक करके कई ग्राहकों ने उनसे खाना खरीदा और फिर उसके अगले गांव। ऐसा करते करते शाम तक रमेश का तैरता ढाबा 8 गांव में घूम चुका था। प्राजक्ता, आज एक दिन की कमाई 4000 रुपए हुई है। ये तो हमारे ढाबे पर हफ्ते भर में नहीं होती। हाँ शुभम, तुम्हारा ये आइडिया कमाल का है। अब से हम रोज ज्यादा खाना तैयार करके आएंगे। जी पापा, मुझे यही उम्मीद थी। अब हमें आदमियों की सोचने की जरूरत नहीं है। हमारी मेहनत को दिशा मिल गई है। हमें ऐसे ही मेहनत करना जारी रखना होगा। हाँ। फिर क्या था, रमेश का परिवार रोज कड़ी मेहनत करने लगा। वो लोग नाव से गांव-गांव घूमकर खाना बेचने लगे। सभी खुश थे, लेकिन उनकी ये प्रगति रमेश के गांव में रह रहे भानु से देखी नहीं गई। भानु रमेश से जलता था। मुझे इस रमेश का कुछ न कुछ करना ही चाहिए, वरना ये मुझसे भी ज्यादा पैसे कमाएगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। रात के अंधेरे में भानु ने रमेश की नाव तोड़ दी। अब देखता हूँ तुम लोग कैसे नाव पर खाना बेचते हो। रमेश और उसका परिवार जब नदी किनारे पहुंचा तो अपनी नाव की ये हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे पापा? नाव तो बिल्कुल टूट चुकी है। अरे हम इतना सारा खाना कहाँ बेचेंगे? गांव का एक बूढ़ा बुजुर्ग उनकी ये सारी बातें सुन रहा था। बेटा, तुम लोग मेरी नाव ले जाओ। मैंने तुम सबकी मेहनत देखी है और तुम्हारी वजह से कई लोगों को अच्छा खाना भी मिलता है। ये अच्छा काम रुकना नहीं चाहिए। तुम जब तक चाहो मेरी नाव इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे भी दिन भर नाव चलाकर
क्या ही कमा लेता हूं मैं। धन्यवाद काका, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान नहीं बेटा, इसे तुम मेरी मदद समझ लो। काका की नाव उनकी नाव से बड़ी और बेहतर थी। शुभम और रमेश ने उस बड़ी नाव में गैस स्टोव लगाया और ढेर सारा तैयार खाना भी रख लिया और फिर वो लोग निकल पड़े। रोज की तरह वो लोग अलग अलग गांव में रुककर खाना बेचने लगे। ग्राहक बढ़ गए थे और उनकी आमदनी भी। शाम के समय वो लोग अपने गांव लौटे और रमेश उस बूढ़े आदमी के घर गया। काका, आज आपकी वजह से मैं खाना बेच पाया। आपकी दया के लिए शुक्रिया। इसे कबूल कीजिए। हमारी कमाई बहुत अच्छी हुई है और उसके आप भी हकदार हैं काका। पहली बार कोई मुझे नाव नहीं चलाने के पैसे दे रहा है। 40 सालों से बस नाव चलाकर ही पैसे कमाता आया हूँ। अब बुढ़ा हो चुका हूँ, शरीर साथ नहीं दे रहा है। सोच रहा था कि नाव बेच ही दूं। नहीं काका, आपको नाव बेचने की जरूरत नहीं है। हम आपकी नाव चलाएंगे और आपको रोज आपकी नाव का किराया भी दे देंगे। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। बूढ़े आदमी ने रमेश को नाव देकर उसकी मदद की और रमेश ने बूढ़े आदमी को रोज किराया देने की बात करके उनकी मदद की और यूं ही ये मदद का सिलसिला चलता रहा। और शायद इसी अच्छाई की वजह से दिन ब दिन रमेश के तैरते ढाबे की आमदनी बढ़ती जा रही थी। और ये देखकर भानु तिलमिला गया। वो रमेश का बुरा करना चाहता था, पर अनजाने में उसने ही रमेश का भला कर दिया। 1 साल बाद रमेश ने अपनी बेटी मीना की शादी भी बड़ी धूमधाम से करवा दी और भानु अब भी रमेश को देखकर जलता भुनता रहता। रमेश और उसके परिवार की मेहनत रंग लाई। ताजपुर नामक गांव में मनोहर और दिलीप नाम के 2 युवक रहते थे। वे दोनों चोरी चकारी करके अपना पेट पालते थे। एक बार मनोहर और दिलीप एक मंदिर के सामने खड़े थे कि तभी उनके पास एक कार आकर रुकी। उस कार में से एक साधु और उसके कई चेले उतरे। साधु को देखते ही लोग उस पर फूल बरसाने लगे और उसके चरणों में ऐसे गिरने लगे कि मानो भगवान स्वयं धरती पर उतर आए हों। साधुओं का ये भव्य स्वागत और ठाट बाट देखकर मनोहर और दिलीप बहुत प्रभावित हुए और फिर आपस में चर्चा करने लगे। अबे मनोहर, देख तो साधु जिंदगी के कैसे मजे ले रहे हैं। इनके ठाट बाट देखकर तो मन में आता है क्यों ना हम भी साधु बन जाएं। तो बात तो ठीक कह रहा है यार। साधु बनकर हम कहीं से मोटा हाथ मार सकते हैं। पर वो कैसे? वो ऐसे कि साधु का वेश बनाकर हम लोगों को आसानी से लूट सकते हैं। हाँ, ये बात तो तूने बिल्कुल सही बोली। इस तरह दिलीप और मनोहर लोगों से आसानी से पैसा लूटने के चक्कर में साधु बन जाते हैं। मनोहर गुरु और दिलीप उसका चेला बन जाता है। दोनों एक गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। देख चेले, हम बाबा बनकर इस गांव में तो आ गए हैं, पर लोगों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। वो क्या गुरुजी? इस गांव के सब लोगों की जन्म कुंडलियां बनानी पड़ेंगी। सबकी स्थिति, परिस्थिति, सुख दुख और नाम सहित ब्यौरा इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि समझ गया, ताकि हमारा धंधा अच्छे से चल सके। मैं ये काम आज से ही शुरू कर देता हूँ। तुम बस खुद को पहुँचा हुआ महात्मा सिद्ध करने पर लगे रहो। उसके बाद गुरु चेला अपनी चालाकी से गांव के हर घर और आदमी की पूरी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं और फिर दोनों मिलकर गांव के भोले भाले लोगों को ठगना शुरू कर देते हैं। एक दिन पीपल के नीचे 2 ग्रामीण गुरु और चेले से अपने ग्रह नक्षत्र के बारे में पूछने आते हैं। गुरुजी ध्यान लगाइए और दिनेश के बारे में कुछ बताइए। शादी के 12 बरस हो गए हैं मगर कोई संतान नहीं हुई। संतान के लिए दुखी हो? बिल्कुल सही बताया गुरुजी। आप तो पहुँचे हुए सन्यासी निकले। हमारे गुरुजी बंद आँखों से मन की बात पढ़ लेते हैं भाई। क्या गुरुजी कुछ भी बता सकते हैं? अरे नहीं, अब तो गुरुजी के ध्यान का समय हो गया है। अब आप लोग जाइए, कुछ पूछना है तो कराइएगा।
ये कहकर गुरु फिर से ध्यान करने लगते हैं और फिर अगले दिन गुरुजी, बालक का कष्ट तो बता दिया, अब इस कष्ट का निवारण भी बताइए। हाँ गुरुजी, आप तो पहुंचे हुए सन्यासी हैं, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे भी संतान सुख प्राप्त हो। दिनेश के ये पूछने पर गुरुजी कहते हैं, महादोष है, तुम्हारी राशि में महादोष चल रहा है बालक। जब तक वो दोष दूर नहीं होगा तब तक तुम बाप नहीं बन सकते हो। गुरुजी, इस दोष को दूर करने के लिए क्या करना होगा? सूरज देवता को प्रसन्न करना होगा बालक, पूरे 20,000 का खर्चा आएगा। गुरुजी, पर सूरज देवता मान तो जाएंगे ना? अगर तुम पैसा ले आए तो उनको मनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। जय हो गुरुजी की, जय हो गुरुजी की, जय हो गुरुजी की। इस तरह दिनेश सहित सभी ग्रामीण गुरुजी की जय जयकार करते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं और उनके जाते ही, वाह गुरुजी, धंधा तो चल निकला, अब तो ऐसी ऐश है हमारे। तू देखता जा चेले, इन अनपढ़ गांव वालों को सूरज देवता के नाम पर कैसे पागल बनाऊंगा कि ये सब अपनी सारी कमाई लाकर मेरे चरणों में रख देंगे। कुछ दिनों में सभी गांव वाले गुरुजी को सिद्ध महात्मा मानकर उनकी हर बात पर भरोसा करने लगते हैं और गुरुजी का नाम दूर दूर के गांव तक फैल जाता है। उनके पास इतना धन आने लगता है कि वे अपने रहने के लिए एक शानदार आश्रम बना लेते हैं। गुरुजी, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे घर की आमदनी दुगनी हो जाए। क्या कोई ऐसा उपाय है? सरपंच जी, मैं चाहूँ तो आपके घर में रखे धन को एक रात में दुगना कर सकता हूँ। क्या ये हो सकता है? पर इसके लिए क्या दक्षिणा लगेगी? हमें दक्षिणा का कोई लालच नहीं है सरपंच, हम तो साधु हैं, साधु। चेला बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो फिर क्या करना होगा? कुछ खास नहीं, बस सूरज देवता को प्रसन्न करने के लिए सूर्य संक्रांति का उपवास रखना होगा और सूर्य को जल देकर दान देना होगा। अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दीजिए, आपका काम हो जाएगा। धीरे धीरे धन को दोगुना करने वाली बात सारे गांव में फैल जाती है और सब एक दूसरे से छिपकर गुरुजी के पास आने लगते हैं। गुरुजी की जय हो। गुरुजी, आपकी कृपा से संतान तो मुझे मिल ही जानी है, क्या मैं अपना धन भी दुगना कर लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जब सरपंच अपना धन दुगना कर रहा है तो तुम भी ये कर लो। तो ये 10,000 का धन को दुगना करने के लिए आप इसे ले लीजिए। फिर तो गुरु और चेले के पास दान करने वालों की कतार लग जाती है और खूब सारा धन जमा हो जाता है। उधर गांव वाले सूर्य संक्रांति का उपवास रख अपने धन को दोगुना करने के लिए सूरज को जल चढ़ाने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन आसमान में बादल छा जाते हैं और सूरज कहीं दिखाई ही नहीं देता। ये देख गांव वाले घबरा जाते हैं और गुरु के आश्रम की तरफ भागने लगते हैं। गुरुजी, सूरज तो निकला ही नहीं, अब क्या होगा? गुरुजी, आप तो दिव्य पुरुष हैं, जल्दी से कोई उपाय कीजिए। उनकी बात सुनकर गुरुजी को ठगी का एक नया उपाय सूझ जाता है। ये तो अनर्थ हो गया। सूरज देवता को एक खतरनाक राक्षस ने चुरा लिया है और वो उसकी कैद में है। उन्हें राक्षस की कैद से मुक्ति दिलानी होगी। सूरज को राक्षस की कैद से मुक्ति दिलाने के लिए क्या करना होगा गुरुजी? अगर सूरज कैद से आजाद ना हुए तो क्या होगा गुरुजी? आप सब बर्बाद हो जाएंगे। आपके घरों में रखा सारा धन राख हो जाएगा और गांव में हमेशा के लिए अंधेरा छा जाएगा। गुरुजी की ये बात सुनकर गांव वाले हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताकने लग जाते हैं और तभी, गुरुजी, सबको राक्षस से मुक्त कराने का उपाय तो बताइए। हो सकता है कि ये गांव वाले उस उपाय को करने के लिए तैयार हो जाएं। हाँ हाँ गुरुजी, कुछ भी करना पड़े, हमारे धन को राख होने से तो बचाना ही होगा और साथ ही सूरज को वापस भी लाना ही होगा। सरपंच की बात सुनकर गुरुजी खुश हो जाते हैं और फिर, इसका केवल यही उपाय है सरपंच कि आप सब गांव वाले आज रात के लिए अपना सारा सोना चांदी रुपया पैसा मेरे आश्रम में लाकर रख दें। यहाँ रहेगा तो वो राख होने से बच जाएगा
और फिर सूरज का क्या होगा? आज रात मैं आपके धन की रक्षा करूंगा और कल सूरज को राक्षस की कैद से मुक्त कराने के लिए पूजा पाठ करूंगा। इस तरह आपके दोनों काम सिद्ध हो जाएंगे। गांव वालों को गुरुजी में पूरी श्रद्धा थी